तो बहुत लोगों ने सवाल किया, क्योंकि गूगल पे बप्पा रावल की जीवन अवधि जो है वो 713 से 753 है, और मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में ही राजा दाहिर को जीत लिया है और 715 में मर भी गया है। तो इसी पे कई लोगों ने सवाल उठाया, ऐसे कैसे हो गया? तो फिर बप्पा रावल और मोहम्मद बिन कासिम एक टाइमलाइन के कैसे हो गए? कि राम में कितनी भी अच्छाई हो, उसकी एक बुराई ढूंढ कर उसे कटघरे में खड़ा कर दो, और रावण में कितनी भी बुराई हो, उसने कितनों का ही बलात्कार किया हो, उसकी एक अच्छाई जबरदस्ती ढूंढो और उसे अपने सर का ताज बनाओ, उसे जस्टिफाई करो, उसे हीरो बनाओ। बप्पा रावल की कहानी में मैंने कासिम के किरदार को कुछ ऐसा ही गढ़ा है ताकि मैं इस विचारधारा को चुनौती दे सकूं। पछतावा तो अंत समय में सिकंदर को भी हुआ था, रावण को भी हुआ था, पर उसने जितनी जिंदगियां बर्बाद की वो बदल तो नहीं जाएंगी ना। मौत सामने आती है तो पछतावा होता ही होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अरे भाई, अब गीता प्रेस की महाभारत पढ़ो, प्योरा एडिशन पढ़ो, साउथ नॉर्थ का कोई भी ट्रांसलेशन पढ़ लो, 1978 में पब्लिश हुई मृत्युंजय पढ़ लो, जो शिवाजी सावंत ने लिखी थी कर्ण का महिमा मंडन करने के लिए। हर जगह स्पष्ट रूप से यही लिखा हुआ है कि कर्ण आचार्य द्रोण का ही शिष्य है, ब्रह्मास्त्र की शिक्षा के लिए वो भार्गव परशुराम के पास गया है। हरित ऋषि का श्रेष्ठ शिष्य वो काल भोज कहलाया था, मान मोरी का अहम तोड़ मेवाड़ी ध्वज लहराया था। राज्यत्व तुम्हारा श्रेष्ठ रहे, वरत्व देवों का बना रहे, लक्ष्मीयत्व का सागर हो, नाम श्रेष्ठ ये रावल हो। दैव स्थान प्राप्त कर रावल पिता तुल्य कहलायो है, श्री बोप का नाम वरण कर बप्पा रावल कहायो है। ये पंक्तियां उस काव्य कथा का एक छोटा सा हिस्सा है कि कैसे श्री रामचंद्र जी के 56वें राजवंशी वंशज गुहिल वंशी कालभोज का नाम बप्पा रावल कैसे पड़ा। अगर आपने इस काव्य कथा को नहीं सुना है तो आप नीचे दिए गए फेसबुक लिंक पर जाइए और अभी इस काव्य कथा को सुनिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष कुमार पाठक। आज मैं आपको रणक्षेत्रम श्रृंखला और श्री बप्पा रावल श्रृंखला के रचयिता श्री उत्कर्ष श्रीवास्तव जी से मिलवाना चाहूँगा। तो उत्कर्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो ये बप्पा रावल जो सब्जेक्ट आपने जिस पर किताब लिखी है, इसकी कोई ख़ास वजह रही है? देखिए, इतिहास में दिलचस्पी मेरी हमेशा से है, पर क्या है कि मेरा कोई प्लान नहीं था बप्पा रावल लिखने का 5 साल पहले, लेकिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि मैंने एक वेबसाइट पर एक लाइन गलत पढ़ दी तो मैंने बप्पा रावल लिखा। बस एक किस्मत का ही खेल था। तो इंटरनेट पर आपने एक लाइन गलत पढ़ ली जिसकी वजह से आपने काल भोज आदित्य रावल के ऊपर बप्पा रावल किताब लिख दी। मैं समझा नहीं इसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, रणक्षेत्रम श्रृंखला 2021 में पूरी हो गई थी। उसके बाद मैं रिंग मास्टर सीरीज़ पे काम कर रहा था, पर वो कहानी इतनी जटिल थी कि आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। उसी दौरान नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने एक कंपटीशन रखा। उसमें हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स भी थे, मतलब नॉवल राइटिंग कंपटीशन था वो, तो उसमें हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स का टॉपिक भी था। तो फिर अपने भैया की सलाह पर मैंने बप्पा रावल के किरदार को चुना और फिर कुछ चैप्टर्स लिखे, समरी बनाई और उस कंपटीशन में भेज दिया। पर रिजल्ट से कुछ दिन पहले ही मुझे पता लगा ट्विटर के माध्यम से कि उस कंपटीशन के टॉपिक्स में उन हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स की बात की गई थी जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। मैं उस समय एकदम से हैरान रह गया। मैं वापस से वेबसाइट पे गया और फिर पढ़ा तो पता चला कि मैंने ही गलत पढ़ा था। अच्छा। पर क्या हुआ कि तब तक मैं 6 चैप्टर लिख चुका था, कहानी से इमोशनली जुड़ चुका था। फिर मैंने आगे की रिसर्च जारी रखी, करेक्शन किए, थोड़ी और मेहनत की और 1 साल और लगा और बप्पा रावल का पहला पार्ट जो है वो रिलीज़ हुआ 2022 में। तो आप किस्मत में बहुत मानते हैं? हाँ, देखिए, थोड़ा तो मानना पड़ता है, क्योंकि मुझे प्रोफेशनल राइटर भी किस्मत और इत्तेफाक ने ही बनाया है, वरना लिखना एक ख़ानदानी शौक़ से ज़्यादा और कुछ नहीं था मेरे लिए। किस्मत ने किरदार नहीं निभाया होता तो शायद अभी मैं समंदर में होता। किस्मत से प्रोफेशनल राइटर बन गए, ये कैसे हुआ? इसके बारे में थोड़ा विस्तार में बताइए। देखिए, कॉलेज टाइम में मैंने 2 बुक पब्लिश कर ली थी। तो हमारा जो है DMAT मर्चेंट नेवी का कॉलेज है और हमारे यहाँ 8वें सेमेस्टर में क्लासेस नहीं चलती हैं, केवल ट्रेनिंग होती है, वाइवा वगैरह होती है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। तो 2 महीने हो चुके थे, कोई क्लास चल नहीं रही थी, मैं बोर हो रहा था। फिर सोचा, यार किताबें तो मैंने ठीक ठाक लिख ली हैं, मुंबई में किसी को भेज कर देखता हूँ, क्या पता किसी को पसंद आ जाए।
कोई फिल्म वगैरह बना दे, ऐसे ही मुंगेरी लाल के हसीन सपने, समझ रहे हैं ना। तो मैंने भेज दिया कुछ लोगों को, तो उसमें से स्वास्तिक प्रोडक्शन ने मुझे बुला लिया। अच्छा। तो मैं भाई ख्याली पुलाव पकाते हुए पहुंच गया मुंबई कि भाई उन्होंने मेरी किताब पढ़ी होगी, उस पर पिक्चर बनेगी, सीरियल बनेगा वगैरह वगैरह, ये सब सोच के मैं स्वास्तिक प्रोडक्शन पहुंच गया। तो वहाँ उन्होंने मुझे सीधा हायर करने को बोल दिया, जॉब ऑफर कर दी। जॉब ऑफर कर दी। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया क्योंकि भाई सेमेस्टर पूरा बाकी था मेरा, अभी ट्रेनिंग वाइवा वगैरह सब बाकी था। अच्छा। तो मैं एकदम से कंफ्यूज हो गया, मैं कोई फैसला ही नहीं ले पाया। एक तो ऐसी इंडस्ट्री जिसके बारे में मैं कुछ जानता भी नहीं हूँ, वहाँ मैं जॉब करने जाऊँ, तो उस समय मैं कोई फैसला ले ही नहीं पाया। पर उसके कुछ दिनों बाद मुझे एहसास हुआ कि भाई कोई तो काबिलियत देखी होगी ना उन्होंने, तभी तो बुलाया ना। हाँ सही बात। तो फिर मैंने ट्रेनिंग पूरी की, ग्रेजुएशन पूरा किया, फिर बजरंग बली का नाम लेकर पहुंच गया मुंबई। कई बार ऐसा होता है, बहुत कम लोगों को जॉब भी ऑफर करते हैं स्वास्तिक वाले। हाँ, वो उनको ज़रूरत होगी। हाँ वही ना। हालांकि आपने बोला कि राइटिंग आपका ख़ानदानी शौक है, तो आपके परिवार में भी कोई और भी राइटर हैं आपके अलावा? हाँ, ये खूबी थोड़ी जेनेटिक तो है। हालांकि पापा को कभी टाइम नहीं मिला, उनकी नौकरी ऐसी थी। पर हमारे मझले बड़े पापा हैं और बड़े पापा हैं, इन लोगों ने बहुत लिखा है। जैसे हमारे मझले बड़े पापा हैं, उन्होंने तो अभी एक बुक बनाई है जिसमें हनुमान चालीसा की हर चौपाई का अर्थ क्या है, उसका रेफरेंस कहाँ से लिया गया है, उसकी कहानी क्या है, ये सब एक डिटेल में बनाकर उन्होंने एक बुक बनाई है जो अभी पब्लिश करने की कोशिश जारी है। और हमारे जो सबसे बड़े वाले पापा हैं, उन्होंने तो भाई बचपन से कितने ही भक्ति गीत भजन वगैरह सब लिख रखे हैं अपनी डायरी में, पर वो किसी को पढ़वाना ही नहीं चाहते हैं, पब्लिश करना ही नहीं चाहते हैं। तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए? मतलब सीक्रेटली रखते हैं वो? सीक्रेट ही रखते हैं, क्या कर सकते हैं। तो मतलब वहीं से आपको कविताओं का शौक लगा है? हाँ, कह सकते हैं। देखिए, जितना आप लिखते जाएंगे उतनी चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। जैसे मैं कविताएं पढ़ता था, पर मैं लिखता नॉवेल ही था। कविताएं लिखने का ऐसा कोई शौक़ नहीं था, ना मुझे पता था कि मैं लिख सकता हूँ। पर ये जो हॉलीवुड मूवीज़ के मैं हिंदी डायलॉग अडेप्ट करता हूँ, उसी दौरान मुझे एहसास हुआ कि मैं कविताएं लिख सकता हूँ। तो आप हॉलीवुड मूवीज़ के डायलॉग्स भी लिखते हैं? हाँ, एक्चुअली वो मेरे काम का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। अच्छा। क्योंकि जब भी आप कोई मूवीज़ या सीरीज़ अडेप्ट करते हो ना, तो आप उसके सारे कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करते हो अच्छे से। और इस एक चीज़ ने मेरी राइटिंग को इन सालों में बहुत इन्हेंस किया है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरी चारों कहानियाँ पूरी ना हो जाए, तब तक मैं ये काम ना छोड़ूं। तो मतलब अगले 5-6 सालों में तो मैं नहीं छोड़ूंगा, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, तो कोई ऐसा कोई ख़ास शो या मूवी जिसने आपके भीतर के कवि को जगाया हो? हाँ, एक शो आया था रिंग्स ऑफ पावर, उसका पूरा सीज़न 1 लिखा था मैंने। तो उसमें एक गाना था, कॉल टू मी लैंड्स फार अवे। हालांकि उस गाने का फाइनल जो है वो पवन ने लिखा था, वो मेरा दोस्त है। मुझे वो गाना अडेप्ट नहीं करना था, वो मेरा काम नहीं था, फिर भी मैंने ज़रूरत ना होते हुए भी उस गाने को अप्रोच किया। अच्छा। मैंने किया। हालांकि मैंने उससे पहले छोटे छोटे गाने बहुत लिखे थे, पर इतना लंबा गाना मैंने पहली बार अडेप्ट किया था। और उसी दौरान मुझे एहसास हुआ कि मैं कविताएं लिख सकता हूँ। तो फिर उसी के कुछ महीनों बाद ही मैंने राजा दाहिर के शाही हाथी साक्या पर कविता लिखी, बप्पा रावल का नाम बप्पा रावल कैसे पड़ा इस पर कविता लिखी, कर्णकुंती संवाद पर कविता लिखी, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। और उसके 1 साल बाद मैंने उन्हीं कविताओं को थोड़ा और मॉडिफाई किया और ये वीडियोस बनाए, जिन पर लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं फेसबुक पे। आगे देखते हैं क्या होता है। तो बप्पा रावल, अच्छा ये तो वैसे ऐतिहासिक किरदार है, और ऐतिहासिक किरदार के साथ अक्सर फैक्ट्स और मिथ्स दोनों जुड़ जाते हैं, क्योंकि एक कालांतर में वो किरदार जी भी चुका होता है, कई सारी कहानियाँ उनके साथ भी जुड़ जाती हैं। आखिर राजपूतों के सबसे महान पूर्वजों के बारे में आपने लिखा, तो बहुत से लोगों के सवाल भी होंगे, क्या कुछ ऐसे सवाल आपसे पूछे गए हैं? बिल्कुल। एक्चुअली मैंने कहानी शुरू होने से पहले ही किताब में ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि कहाँ कहाँ से मैंने क्या क्या उठाया है। तो जिन्होंने किताब पढ़ी उन्होंने ज़्यादा बहस नहीं की, उन्होंने ज़्यादा परेशान नहीं किया। पर ये जो गूगल व्हाट्सएप पे पढ़ के कुछ भी लोग चले आते हैं ना, भाई इन्होंने बहुत परेशान किया, कभी कमेंट बॉक्स में, कभी मैसेज में। चलो, तो कुछ ऐसे ख़ास सवाल जिन्होंने आपको ज़्यादा परेशान किया, उनका जिक्र करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, ऐसे कुछ सवाल हैं। क्या है कि मैंने बप्पा रावल और मोहम्मद बिन कासिम को एक ही टाइमलाइन का दिखाया है। तो बहुत लोगों ने सवाल किया, क्योंकि गूगल पे बप्पा रावल की जीवन अवधि जो है
वो 713 से 753 है। और मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में ही राजा दाहिर को जीत लिया है और 715 में मर भी गया है। तो इसी पे कई लोगों ने सवाल उठाया, ऐसे कैसे हो गया? तो फिर बप्पा रावल और मोहम्मद बिन कासिम एक टाइमलाइन के कैसे हो गए? हमीर सिंह पहले महाराणा है, तो आपने बप्पा रावल को राणा कैसे बना दिया? तो इसके जवाब में मैं यही कहना चाहूँगा कि 1943 में एक बुक रिलीज़ हुई थी, नाम था रानाज ऑफ उदयपुर। तो उस बुक में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि 18वीं सदी के अंत में महाराणा भीम सिंह ने अपने इतिहास से जुड़े सारे तामपत्र, सारे डॉक्यूमेंट्स राजस्थानी और संस्कृत में जो लिखे हुए थे बेसिकली, वो सब कुछ कर्नल टॉड को दिए थे। और कर्नल टॉड ने उसी के इस्तेमाल से एनल्स ऑफ राजस्थान लिखी। फिर उन्हीं डॉक्यूमेंट्स पर जाकर श्यामल दास जी ने रिसर्च की लंदन में, और फिर हीरा चंद ओझा जी ने चीज़ों को आगे बढ़ाया। तो उसी एनल्स ऑफ राजस्थान में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि गुहिल वंशियों के पूर्वजों ने पहली से 6वीं सदी के बीच मांडोर के एक राजा को पराजित करके राणा की उपाधि हासिल की थी। अब जाहिर सी बात है वो कर्नल टॉड अंग्रेज़ था, अपने एजेंडा के हिसाब से हिस्ट्री को ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा ही करेगा, पर राणा के टाइटल के बारे में झूठ बोलकर उसको क्या मिल जाएगा? इस बारे में झूठ बोलकर उसको क्या मिल जाएगा कि बप्पा रावल और कासिम का सामना हुआ है और कासिम बप्पा रावल से हारा है। फिर भी मैंने लोगों की भावनाओं का मान रखते हुए राणा टाइटल को तवज्जो नहीं दिए, वरना मेरी दूसरी पार्ट का टाइटल जो है वो महाराणा बप्पा रावल ही होने वाला था, पर फिर मैंने उसे बदलकर विजय यात्रा कर दिया। स्पष्ट लिखा हुआ है एनल्स ऑफ राजस्थान में कि दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली ये कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता, राजा दाहिर को हराया, और राजा दाहिर का बेटा उस समय मेवाड़ मदद मांगने गया, और उस समय मेवाड़ में एक सूर्यवंशी राजा का शासन था। अच्छा। और मान मोरी सूर्यवंशी नहीं थे, इसका मतलब मान मोरी को हराकर तब तक कालभोज सिंहासन पर बैठ चुके थे। और ये भी लिखा हुआ है कि इस बात की पूरी संभावना है कि बप्पा रावल और कासिम का सामना हुआ है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि 713 में बप्पा रावल पैदा हुए, 734 में सिंहासन पर बैठे, फिर सिंध को आज़ाद कराया, और फिर कई सालों तक एक के बाद एक अरबियों पर आक्रमण करते रहे और उन्हें जीतते गए, और अंत में उम्मैद खिलाफत को नष्ट कर दिया। तो एकाध लेखकों ने इस दूसरी पॉसिबिलिटी को कंसिडर करके कहानी लिखी है, पर वो मुझे सही नहीं लगी। हालांकि फिर बहुत लोगों ने यह भी सवाल किया, अरे कर्नल टॉड को क्यों मानते हो, हीरा चंद ओझा जी को मानो ना। बिल्कुल, उन्होंने उदयपुर का इतिहास लिखी है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि उदयपुर के इतिहास में हीरा चंद ओझा जी ने चैप्टर 3 में 7 अलग अलग लोगों का नाम बप्पा रावल बताया है। तो आप बताइए मैं एक कहानी में कितने बप्पा रावल लाऊंगा? पर ये 713 से 753 वाली जो दूसरी पॉसिबिलिटी है, जो कि ऑलरेडी गूगल पर अवेलेबल है और बहुत सारे लोग इसको मानते भी हैं, इसको कंसिडर करने में क्या प्रॉब्लम आ रही थी? देखिए, बप्पा रावल का सबसे पॉपुलर फोकलोर यही है कि उन्होंने पहले सिंध को आज़ाद कराया और फिर कई सालों तक अरबों को खदेड़ते रहे। अरबी लेखक अल बालाधुरी की किताबों में इसके एविडेंस भी मिलते हैं। पर मेरे हिसाब से बप्पा रावल सिकंदर जैसा आताताई कैरेक्टर नहीं हो सकता, जो बस एक के बाद एक आक्रमण करता जा रहा है। कालभोज यानी बप्पा रावल एक ऐसा सहिष्णु किरदार होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो युद्ध तभी छेड़े जब उसकी वजह एकदम सार्थक हो, जब और कोई रास्ता ना हो। वो एकदम टॉलरेंट कैरेक्टर होना चाहिए, और इस टॉलरेंस को डेवलप करने के लिए कहानी में उन्हें प्रॉपर कई सालों तक अभ्यास करवाया गया है, तब इतना टॉलरेंस डेवलप हुआ है, ऐसे ही नहीं हुआ है। तो ये जो सालों से टॉलरेंस डेवलपमेंट का जो अभ्यास करवाया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि भीलों ने ही बप्पा रावल यानी कालभोज के पिता नागादित्य को मारा, और भीलों ने ही कालभोज को पाल पोस कर बड़ा किया। तो इस कहानी को इसी तरह गढ़ा गया है कि हरित ऋषि, जो बप्पा रावल के गुरु हैं, वो उसके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि कालभोज यानी बप्पा रावल के पिता का हत्यारा भीलों का राजा बलेऊ उसकी आंखों के सामने है, पर वो ना उससे कोई सवाल कर सकता है, ना उस पर शस्त्र उठा सकता है, ये जानने के बावजूद कि वही हत्यारा है। उसे उसका कैरेक्टर जज करके, चरित्र परख कर उसे क्षमा करना है। इट वॉज अ प्रैक्टिस ऑफ डेवलपिंग टॉलरेंस एंड पेशेंस, क्योंकि हरित ऋषि बप्पा रावल को एक ऐसा किरदार बनाना चाहते थे जो शस्त्र तभी उठाए जब और कोई रास्ता ना हो। मान मोरी को भी बप्पा रावल सत्ता से तभी हटाते हैं जब वो सारी हदें पार कर देता है और उसकी वजह से सिंध हार जाता है। फिर सिंध में जाकर वो कासिम को हराते हैं। और फिर क्या होता है कि एक अरबी हाकिम है अल जुनैद, वो क्या करता है कि अपने अरबी जासूसों को भारतीयों के बीच भेजता है।
तो वो जासूस 20 सालों तक भारतीयों के बीच रहते हैं, अपना परिवार तक बसा लेते हैं, इतने घुल मिल जाते हैं कि उन्हें कोई ढूंढ ही नहीं सकता। और यही जासूस 20 साल बाद जगह जगह उपद्रव मचाते हैं, चालुक्य राज, पल्लव राज की हत्या हो जाती है। जब जगह जगह तबाही होने लगती है तब कोई और चारा न देख बप्पा रावल जो हैं पूरे हिंद की सेना को इकट्ठी करते हैं और इन अरबी जासूसों का उम्मैद खिलाफत से कनेक्शन काटने के लिए चढ़ाई शुरू करते हैं और उम्मैद खिलाफत को अंततः नष्ट कर देते हैं। इट वॉज ऑल अबाउट जस्टिफाइंग एन इन्वेजन, दैट्स इट। पर जस्टिफिकेशन ऑफ इन्वेजन ज़रूरी ही क्यों है? देखिए, जब भी आप कोई कहानी लिखते हो तो आप चाहते हो कि लोग उससे रिलेट कर पाएँ, वो उनको करीब महसूस हो, ताकि उन्हें याद रह जाए। अब ऐसा होना या ना होना तो भाई ये तो ईश्वर के हाथ में है, पर अप्रोच यही रहता है। डेफिनेटली। तो कालभोज यानी बप्पा रावल के किरदार में वो सनातनियों की सहिष्णुता यानी टॉलरेंस दिखना चाहिए कि वो हिंसा का मार्ग तभी चुनते हैं जब और कोई रास्ता ना हो। देखिए, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो, सबने हिंसा और युद्ध का मार्ग तभी चुना है जब और कोई रास्ता नहीं बचा है, सारे शांति के उपाय हो गए हैं। और हम भारतीयों को ना ये खूबी बड़ी अपनी सी लगती है, सहिष्णुता की ये खूबी। बिल्कुल। इसीलिए उनका कोई महानायक युद्ध कर रहा हो तो उसके युद्ध करने की वजह पूरी तरह सार्थक होनी चाहिए, जस्टिफाइड होनी चाहिए। लेकिन आपकी किताबों को देखकर लगता है पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियाँ जो हैं वो आपका फेवरेट जॉनर है, तो इसकी कोई ख़ास वजह है? देखिए, पौराणिक कहानियों में हमें ये छूट होती है कि हम इंसान के उस पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकें जो आज के दिनों में बहुत लोग काल्पनिक मानते हैं। बस एक छोटी सी कोशिश है ये दिखाने की हम क्या थे और क्या हो गए हैं। किस तरीके की पोटेंशियल की बात कर रहे हो आप? देखिए, जैसे जैसे हम लोग टेक्नोलॉजी के मुरीद हो रहे हैं ना, हम लोगों को लगने लगा है कि हमारे इतिहास में जो इतने शक्तिशाली किरदार रहे हैं, चाहे वो महारथी अर्जुन हो जो अकेले हज़ारों से लड़ सकते थे, या फिर बाघा जतिन हो जो 125 साल पहले ही थे और उन्होंने अकेले एक रॉयल बंगाल टाइगर को हरा दिया। तो कई लोग मानते हैं कि ये सब काल्पनिक। देखिए, ऐसे कई आर्टिकल इंटरनेट पर भी आपको मिल जाएंगे जहां लिखा हुआ है कि चाहे वो छत्रपति संभाजी महाराज हों, चाहे वो बाघा जतिन हो, एक इंसान का एक शेर को इस तरह हराना लगभग नामुमकिन है। ये डिनायल ऑफ हिस्ट्री एंड स्ट्रेंथ है। क्यों? क्योंकि हम कमज़ोर पड़ गए हैं और हमें लगता है कि इतिहास में ऐसे किरदार कभी हो ही नहीं सकते। और ऐसा नहीं है कि हम हिस्ट्री को एकदम ही इग्नोर करते हैं, हम इतिहास के उसी हिस्से को तवज्जो देते हैं जो हमारे लिए कंफर्टेबल है, कन्वीनियंट है। हिस्ट्री फॉर कन्वीनियंस, कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप? जैसे कुछ साल पहले एक मूवी रिलीज़ हुई थी, ओ माई गॉड 2। मतलब बहुत बचकाने तरीके से वहाँ तर्क दिया गया कि हमें कामसूत्र और अन्य विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी प्राचीन समय में। 12 साल की उम्र में हर किसी को कामसूत्र में और अन्य विद्याओं में पारंगत कर दिया जाता था। मतलब बाकी विद्याओं की बात ही नहीं की और एक बेवकूफ़ाना सा तर्क दे दिया कि आज भी ऐसा ही होना चाहिए। पर ये तो सच्चाई है ना, कि ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है हमारा कि कामासूत्रा तो 12 साल के बच्चों को उस समय तक सिखा दी जाती थी। बिल्कुल सिखा दी जाती थी, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कामासूत्र का जो अभी एडिशन हमारे पास है उसे लिखने वाले थे महर्षि वात्स्यायन, और महर्षि वात्स्यायन स्वयं ब्रह्मचारी थे, ये कौन बताएगा। देखिए, प्राचीन समय में सिर्फ कामासूत्र ही नहीं बल्कि ऐसी तमाम तरह की योग विद्याएं भी सिखाई जाती थीं। अभ्यास करवाया जाता था, उनका धैर्य का अभ्यास करवाया जाता था, जिसकी वजह से सब कुछ जानते हुए एक बच्चा भी अपनी वासनाओं पर काबू रख सके। क्या आज ऐसा हो सकता है? क्या आज ऐसा गुरुकुल सिस्टम है? नहीं ना। विद्या आप बच्चे को दे दो, भले ही वो संभाल सके या ना संभाल सके। आप खुद देखो, हमारे खुद के धर्म ग्रंथ कहते हैं कि एक समय तक ब्रह्मचर्य के पालन का क्या महत्व है। भगवत गीता के हर दूसरे तीसरे पन्ने पर आपको यही मिलेगा कि अपनी इंद्रियों को वश में रखो, वश में रखो। पर उस बात को कोई तवज्जो नहीं दी जाती, क्योंकि मेहनत इसके लिए पब्लिक को खुद करनी पड़ेगी। आप खुद देख लीजिए, पिछले 500 सालों का इतिहास आप डिलीट कर दीजिए, मतलब पिछले 500 सालों का इतिहास आप छोड़ दीजिए, उसके पहले का भारतीय इतिहास देखिए। एक हिंदू राजा ने दूसरे हिंदू राजा पर जब भी आक्रमण किया है, कभी भी मास रेप जैसी घटनाएं नहीं हुई है, कभी भी। तो क्या हम देवलोक से आए थे? नहीं ना, हम भी इंसान ही थे, बस हमारे अभ्यास में फ़र्क था और इसीलिए हम बेहतर थे। हमारे संस्कार भिन्न थे। पर आज उसकी कोई बात ही नहीं करता। सही बात। ना कोई अवेयरनेस है, ना कोई आउटरीच है। बस फिल्में देखकर, कामासूत्र की बातें कर कर हर जगह बस शोर मचाते दिख जाएंगे लोग कि भाई सेक्स पे तो ओपन डिस्कशन होना चाहिए, बच्चे को इसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए।
भले ही उसको संभालने की क्षमता हो या ना हो। 7 साल का बच्चा रेपिस्ट बन चुका है इस देश में, कौन जिम्मेदार है उसका? पर फिर भी इसके लिए तो पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हुए ही ना। आखिर उन्हें भी अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। और आखिर चाइल्ड मोलेस्टेशन के जो इतने केस बढ़ रहे हैं तो बच्चों को सिखाना तो पड़ेगा ही ना। देखिए, चाइल्ड मोलेस्टेशन से बचने के लिए गुड टच बैड टच समझाया जा सकता है। उसके लिए छोटे छोटे बच्चों को पूरा ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सिर्फ पेरेंट्स ही कैसे जिम्मेदार हुए भाई? मतलब ये कमाल का ब्लेम गेम है। एक से एक अडल्ट वल्गर कंटेंट बनाओ और उसके बाद खुद कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे आप। हर चीज़ के लिए पेरेंट्स जिम्मेदार हैं। क्यों भाई? पेरेंट्स के पास कोई जादू की छड़ी होती है क्या कि वो 24 घंटे अपने बच्चों पर नज़र रख सकते हैं? मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। आज के पेरेंट्स जो हैं दोनों वर्किंग हो सकते हैं। बच्चों को मोबाइल देना कभी कभी मजबूरी हो सकती है। अगर ऐसा ना भी हो तो भी 24 घंटे आप उस पर नज़र नहीं रख सकते। बच्चा बाहर खेलने जाएगा, उसके किसी दोस्त के पास फ़ोन हो सकता है। आप बच्चों को इस एक्सपोजर से नहीं बचा सकते। और आप बच्चों को सेक्सुअल नॉलेज देने की बात कर रहे हो। मैं कहता हूँ आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। एक प्लेट में मैगी लो, एक प्लेट में ब्रोकली लो और जाकर एक 10 साल के बच्चे के सामने रख दो। ठीक है? अब उसको तुम लाख समझा लो कि भाई ब्रोकली तुम्हारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है, पर अगर चॉइस उस पर छोड़ोगे तो क्या वो मैगी ही नहीं खाएगा? जाहिर सी बात है, मैगी ही खाएगा। तो ऐसे बच्चे को आप सेक्सुअल नॉलेज देकर क्या सोचते हैं कि वो सही फैसले लेगा, वल्नरेबल नहीं होगा? 7 साल का बच्चा रेपिस्ट बन चुका है और कितनी आसानी से लोग पेरेंट्स पर ब्लेम डाल देते हैं। नहीं भाई, दोषी हम सब हैं। पूरा समाज है, पूरा एजुकेशन सिस्टम है। आप मतलब सेक्सुअल लिबरेशन के बड़े खिलाफ लग रहे हैं। देखिए, मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरा कहना बस इतना है कि संसार का कोई भी ज्ञान सिर्फ ज्ञान नहीं होता, एक शक्ति होता है। और अगर वो शक्ति चाहिए तो उसे संभालने की क्षमता भी डेवलप करनी पड़ेगी। बच्चों का छोड़ो, बड़ों की बात करते हैं। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं ना, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। पर आज क्या हो रहा है? ऐसा नहीं है कि ऐसी घटनाएं पहले कभी होती ही नहीं थी, होती थी, कोई डाउट नहीं है। पर आज देखिए, अपना अफेयर छिपाने के लिए एक माँ अपने 8 साल के बच्चे को छत से फेंक देती है। एक माँ अपने 9 साल के बच्चे का गला घोट देती है। एक माँ तो अपने जुड़वा बच्चों को ही मार देती है। और एक माँ जो एक मिनिस्टर भी थी, वो अपनी ही सेक्सुअल फैंटेसी के लिए अपने बॉयफ्रेंड से अपनी ही बेटी का रेप करवाती है। ऐसे दसियों केसेस आ चुके हैं। बाप के मारने के किस्से तो आते थे पहले भी, ऐसा नहीं है नहीं आते थे, पर अब माँ भी, और वो भी सिर्फ अपनी हवस में अंधी होकर। तो आप सोचिए, जिस तरह रेप और करप्शन नॉर्मलाइज हुआ है, ये भी नॉर्मलाइज हो गया तो क्या होगा? और इसकी वजह कुछ नहीं है, सिर्फ अधीरता में लिए हुए कुछ फैसले हैं, इम्पेशंस है। और यही वजह है कि वो एक से लॉयल नहीं रह पाई, इसलिए ऐसा कदम उठाना पड़ा। और आप सोचिए, आम इंसान को तो छोड़ दीजिए, एक फ़ौजी की बात करते हैं जो 9-9 महीने सरहद पर रहता है। अगर उसकी बीवी भी ऐसे वफादार नहीं रही और उसके परिवार को बर्बाद कर दिया, तो क्या मोटिवेशन रह जाएगा उस फौजी का सरहद पर रहने का? देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। तो आप खुद सोचो, गुरुकुल शिक्षा पद्धति अगर वापस नहीं आई, धैर्य का अभ्यास वापस शुरू नहीं करवाया गया, तो ये तो बस एक शुरुआत है। अगर माएँ भी ऐसी होने लगी ना, और बच्चे उनसे इस तरह डिटैच होने लगे, तो आने वाले समय में बच्चे भी ऐसे ऐसे जुर्म करेंगे कि इंसानियत शर्मसार हो जाए। और जब बच्चे भी अपनी मासूमियत खो दें, इस लायक न रहें कि उन्हें ज़िंदा छोड़ा जाए, तो शायद वही प्रलय का दिन होगा। बिकॉज इट हैज़ टू बी एंड इट विल बी अ जस्टिफाइड एंड। मानवता का अस्तित्व संकट में आ सकता है। सही बात। इसलिए अगर कोई ज्ञान चाहिए तो उसे संभालने की क्षमता भी डेवलप करनी पड़ेगी। देखिए, जो थ्योरेटिकल नॉलेज होती है ना, उसका असर किसी की ज़िंदगी में 5% भी नहीं होता। दुनिया में जो भी है वो प्रैक्टिस है, वही हमारी आदत बनती है। चाहे वो कोई सिनेमा हो या यूट्यूब का शॉर्ट वीडियो, किसी के कुछ कहने से हमारी ज़िंदगी नहीं बदलती, हमारी आदत नहीं बदलती। एक बार जो इंसान की फितरत बन जाए, उसे सिर्फ डर, चमत्कार या लालच से काबू में किया जा सकता है। और चमत्कार तो होने से रहा, या फिर अनटिल एंड अनलेस उसकी लाइफ में उसे कोई बहुत बड़ा झटका लग जाए, तो उसमें शायद थोड़े बदलाव आ सकते हैं, वरना नहीं, वो वैसा ही रहेगा।
पर ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब बातों का लोगों पर असर ही ना पड़े? भाई किसी बात का असर 2 दिन से ज़्यादा नहीं होता। पिछले 300-400 सालों में आप एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ढूंढ कर देखो, नहीं मिलेगा। बातों से सिर्फ लोगों के अंदर छिपे गुस्से को भड़काया जा सकता है, हिम्मत को जगाया जा सकता है। फितरत अलग चीज़ होती है, चाहे वो अच्छाई की हो, बुराई की हो या आलस की हो, वो सिर्फ प्रैक्टिस से बदली जा सकती है। आप मुझे ही देख लो ना, मैं यहाँ जो बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, क्या मुझ में वो पेशेंस है, वो धैर्य है, वो फोकस है जैसा होना चाहिए? नहीं ना। मैं भी कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरे पास भी ऑब्जर्व की हुई थ्योरेटिकल नॉलेज है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं भी प्रैक्टिस से खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मुझे गुस्सा बहुत आता था पहले, जैसे पिछले कई सालों में ऐसे कई इवेंट्स हुए जहाँ मुझे गुस्सा करना चाहिए था पर मैंने नहीं किया। ये एक प्रैक्टिस थी मेरी खुद को काबू में रखने की, क्योंकि मुझे पता है इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। ये तो आपने सही कहा कि पेशेंस की प्रैक्टिस जो होती है वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ऑफ कोर्स देती ही है। गुस्सा उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि अगर आप गुस्से को काबू में कर पा रहे हैं तो मतलब आप बहुत ज़्यादा धैर्य की प्रैक्टिस सच में कर रहे हैं। पर फिर भी पेशेंस की जो प्रैक्टिस है ये तो फिर भी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। अभी मान लीजिए अगर शुरू किया भी जाए ये प्रैक्टिस करना तो भी काफ़ी साल लग जाएंगे बेहतर होने में। पर एक से एक क्रिमिनल ऑलरेडी दुनिया में मौजूद हैं और कई तो नेता बन के बैठे हुए हैं जो कि पार्लियामेंट में हैं, जो डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे हैं। आज भी लोग अपने फायदे के लिए धर्म और जाति के नाम पर वोट भी देते हैं। तो ऐसे में जब तक बदलाव आना शुरू होगा तब तक तो बहुत कुछ तबाह हो चुका होगा। हाँ, ये तो सच है भाई। अगर हमने जुडिशरी को रिफॉर्म नहीं किया तो आने वाले समय में बहुत कुछ तबाह हो जाएगा। जुडिशरी की बात इसमें कहाँ से आ गई? देखिए, देश की 90% समस्याओं की जड़ यही है। मैंने क्या कहा था, हैवानों की फितरत को सिर्फ डर से काबू किया जा सकता है, पर क्या उनमें न्याय का भय है? देखिए, चाहे वो छोटे से छोटा मुद्दा हो या बड़े से बड़ा मुद्दा हो, चाहे एग्ज़ाम का मुद्दा हो, हर चीज़, हर प्रोसेस स्लो पड़ गया है। क्यों? क्योंकि बड़े अधिकारियों को पता है कि वो कोई भी गलती करेंगे, केस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कई साल चलता रहेगा, 99% चांस है कि वो बच जाएंगे। अभी आपने कितनी आसानी से ब्लेम गेम खेल दिया कि लोग धर्म जाति के नाम पर वोट करते हैं। एजुकेटेड से एजुकेटेड लोग भी यही करते हैं, मैक्सिमम स्टेट में यही हो रहा है। लेकिन कभी इसकी वजह समझने की कोशिश की है कि लोग ऐसा करते क्यों हैं? बताइए। इसकी वजह भी न्यायपालिका ही है। आज एक आम आदमी पर झूठा केस भी हो जाए, केवल 1% चांस है कि पुलिस और जुडिशरी उसके किसी काम आएगी। वहीं अपनी राजनीति चमकाने के लिए ही सही, एक धर्म या जाति वाला नेता 5% चांस है कि उसकी मदद कर देगा। उसके चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कुंडा में राजा भैया हैं, उनको वहाँ कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि वो अपने वोटरों का ध्यान रखते हैं, जनता का ध्यान रखते हैं। चाहे उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो या ना हो, जनता ये सब नहीं देखेगी, वो अपना फ़ायदा देखेगी। करेक्ट। आम आदमी अपने ही बारे में सोचेगा ना, उसे अपनी ज़िंदगी की पड़ी है। तो कैसे मैं उस आम आदमी को ये बोल दूं कि नहीं भैया, तुम राजा भैया के भरोसे मत बैठो, तुम उस जुडिशरी के भरोसे बैठ जाओ जो कन्हैया लाल का वीडियो एविडेंस होने के बावजूद, टेस्टिमोनी होने के बावजूद आज तक उसके हत्यारों को सज़ा नहीं दे पाई। देखिए, न्याय व्यवस्था जो होती है ना, किसी भी समाज की रीढ़ की हड्डी होती है। न्याय होता है तो ही लोगों का मन शांत होता है। महाभारत का युद्ध भी तो न्याय के लिए हुआ था ना। आज इतने दंगे फसाद होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि एक संप्रदाय के लोग दूसरे को मार देते हैं, पता है न्याय मिलेगा नहीं, इसलिए हथियार उठा लेते हैं। अपनी नज़रों में तो सही ही करते हैं, फिर मौका परस्त लोग उस पर राजनीति करते हैं। पर जिम्मेदार कौन है इसका? न्यायपालिका। आप खुद सोचिए ना, अपराधियों के मनोबल इतने क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि मोपला राइट से लेकर आज तक एक विचारधारा हम पर थोप दी गई है, और हमारी न्यायपालिका भी उसी विचारधारा पर काम करती है, और उसी विचारधारा ने हमारी जड़ें कमज़ोर की है। कैसी विचारधारा? कि राम में कितनी भी अच्छाई हो, उसकी एक बुराई ढूंढकर उसे कटघरे में खड़ा कर दो, और रावण में कितनी भी बुराई हो, उसने कितनों का ही बलात्कार किया हो, उसकी एक अच्छाई ज़बरदस्ती ढूंढो और उसे अपने सर का ताज बनाओ, उसे जस्टिफाई करो, उसे हीरो बनाओ।
बप्पा रावल की कहानी में मैंने कासिम के किरदार को कुछ ऐसा ही गढ़ा है ताकि मैं इस विचारधारा को चुनौती दे सकूं। कासिम सिंधियों पर बहुत जुल्म करता है, पर जब बप्पा रावल के आक्रमण शुरू होते हैं तो उसे अपनी हार सामने दिखने लगती है और उस समय उसके अपने ही उसका साथ छोड़ देते हैं। उसके खलीफा ही उसे गद्दार करार देकर उसे मौत की सज़ा सुना देते हैं। तब कासिम को महसूस होता है कि अगर उसने सिंधियों को अपनाया होता तो शायद वो बप्पा रावल से जीत जाता। पछतावा होता है उसे, पर उसके पछतावे का हम क्या करें भाई। पछतावा तो अंत समय में सिकंदर को भी हुआ था, रावण को भी हुआ था, पर उसने जितनी जिंदगियां बर्बाद की वो बदल तो नहीं जाएंगी ना। मौत सामने आती है तो पछतावा होता ही होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कासिम जो है उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वो बप्पा रावल से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाए, पर बप्पा रावल ने उसकी एक ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। उन्होंने कासिम को हराया और कहा कि तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम वफादार होने के बावजूद गद्दार की मौत मरोगे, अपने खलीफा की दी हुई सज़ा ही पाओगे, यही तुम्हारा इंसाफ है। और आज देखिए, अपराधियों के, आतंकियों के बस चंद आंसू गिरने की देर है, एक पूरी लॉबी आ जाती है उनको डिफेंड करने के लिए। क्यों? अरे भाई, क्षमा करने का अधिकार केवल उसे है जिसके साथ अन्याय हुआ है, अपराध हुआ है, और किसी को नहीं है बस। पर आज क्या हो रहा है, एक आदमी पर झूठा केस भी लग जाए तो वो सालों तक कोर्ट के चक्कर काटता है। अभी देखिए राजेश विश्वकर्मा, उसने एक औरत को हॉस्पिटल पहुंचाया, वो औरत मर गई तो बिना किसी सुनवाई के उसे 13 महीने जेल में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उसके पास वकील करने के पैसे नहीं थे। और वहीं देखिए, बड़े से बड़ा क्रिमिनल भी लूप होल ढूंढकर, पैसे खिलाकर आराम से बेल पे घूमता है। वीडियो एविडेंस है कन्हैया लाल की हत्या का, उनके हत्यारों के कन्फेशन का, फिर भी उनका बेटा आज नंगे पैर घूम रहा है और उनके हत्यारे आज बेल पे घूम रहे हैं। कैसी न्याय व्यवस्था है ये? अब कुछ ज्ञानचंद लोग आकर बोलेंगे, अरे तुम प्रोसीजर नहीं जानते हो, नियम नहीं जानते हो। अरे मुझे ये नियम जानने भी नहीं है जो 5 करोड़ लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है ना भारत में। एक बेगुनाह को 20-20 साल बाद रिहा करके आप उसे 1 पैसे मुआवजा तक नहीं देते हो। वहीं एक बच्ची का रेप करके मर्डर करने वाले को 4 साल में छोड़ देते हो। एक 19 साल के रेपिस्ट को उसकी माँ की गारंटी पर छोड़ देते हो। कितने केस गिनाओ भाई मैं, ऐसे दसियों केसेस है। जो न्यायपालिका पूरे समाज को तोड़ने और बर्बाद करने का काम कर रही है, क्या करूं मैं उस न्यायपालिका का। जो मन में आता है नियम बना देते हैं, एडल्ट्री को लीगल घोषित करके पूरा फैमिली सिस्टम बिगाड़ देते हैं। अपना नेता चुनते वक्त आप उसमें 10 तरह की खामियां ढूंढते हो, उससे सवाल करते हो, पर न्यायपालिका के न्यायाधीश जो समाज के स्तंभ हैं, उन्हें आपने कॉन्साइंस के भरोसे छोड़ा हुआ है। क्यों भाई? वो भगवान है क्या जो भ्रष्ट नहीं हो सकते? 15 करोड़ एक जज के घर मिलता है, एक आदमी सुसाइड करते हुए सुसाइड नोट में ये लिख के मर जाता है कि उससे केस ख़त्म करवाने के लिए जज ने 5 लाख की रिश्वत मांगी। क्या हुआ उनका? कुछ हुआ? तो आप कैसे जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात करते हो, उसका क्या सल्यूशन है आपके हिसाब से? देखिए, मैं नहीं कहता सारे जज बुरे हैं, पर जब प्रधानमंत्री से सवाल किए जा सकते हैं तो जजेस की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं बननी चाहिए? चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे लोकल कोर्ट का। शुरुआत तो ऐसे होनी चाहिए कि एक ऐसा कमीशन बने जिसके चलते हर शहर में एक ऐसा ऑफिसर हो जिसे सारे जज, उस शहर के सारे जज मंथली रिपोर्ट दें कि किस केस में क्या प्रोग्रेस हुई, क्यों नहीं चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, चाहे मंथली चाहे ईयरली, पर ऐसा होना ज़रूर चाहिए। दैट ऑफिसर शुड हैव एन अथॉरिटी। आप एक्स जजेस में से ही चुन लो ना, जिनको प्रॉपर नॉलेज हो। आप खुद सोचो ना, न्याय व्यवस्था अगर ऐसी हो कि जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा, जो पैसे ज़्यादा देगा, उसको न्याय पहले मिलेगा, तो भाई काहे की इक्वलिटी है, काहे का संविधान है ये? संविधान करते रहते हैं। क्या करें हम इस संविधान का? संविधान में तो ये भी नियम है कि मजहब के आधार पर आप वक्फ बोर्ड नहीं बना सकते, फिर भी है ना। सरकारी आदमी काम करने के लिए पैसे ले तो वो रिश्वत है, वकील काम करने के लिए लाखों ले ले तो वो उसकी लीगल फीस। भले ही लोगों की दुकान बिक जाए, ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, वगैरह वगैरह, कुछ भी हो जाए। और वकीलों का भी छोड़ो, इस देश में केवल 5% प्राइवेट वकील पैसे कमाते हैं, 10% सरकारी हैं। बाकी 85% वकील जीवन भर स्ट्रगल करते हैं, और वो स्ट्रगल करेंगे तो आम जनता को एक्सप्लॉयट करने के अलावा उनके पास कोई चारा ही नहीं होगा। सही बात। तो 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद वकीलों की नौकरी सरकारी करो ना भाई। क्यों आम जनता को पीस रहे हो? हम टैक्स भरते किस लिए हैं?
हम भारतीयों की समस्या यही है कि जब तक पानी सर से ऊपर नहीं चला जाएगा हमें होश नहीं आएगा। करप्शन को इतना नॉर्मलाइज कर दिया कि आज आए दिन रोड टूट रहे हैं, पुल टूट रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, पर सब अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग इसी में लगे हुए हैं। पहले हम इतने सारे टैक्स भरे, बदले में हमें घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, और कुछ गलत हो जाए हमारे साथ तो लाखों रुपए भी न्याय पाने के लिए हम ही लगाएं। मतलब जुडिशरी के नाम पर इन्होंने कमाल की इंडस्ट्री बना रखी है। भाई न्याय है तो ही समाज शांत है, वरना कोई नहीं जानता किसके मन की ज्वाला कहाँ भड़केगी और कितना विनाश फैलाएगी। हमने प्रैक्टिस ऑफ पेशेंस की बात की, कहानियों की बात की, कविताओं की बात की, सामाजिक चेतना की बात की, एजुकेशन सिस्टम की बात की, जुडिशरी की बात की। आपको क्या लगता है कि इतिहास का लोगों पर क्या असर पड़ता है? इतिहास का या कहानियों का लोगों पर क्या असर पड़ता है? देखिए, इतिहास आपस में लोगों को जोड़ भी सकता है और उन्हें तोड़ भी सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। B.R. चोपड़ा की महाभारत जो 40 साल पहले बनाई गई थी, माना बहुत अच्छी थी, पर उन्हें ये कोई हक नहीं था कि वो क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर हमारे इतिहास के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करें। उसी का रेफरेंस लेकर आज भी ब्राह्मणों को बदनाम किया जाता है कि ब्राह्मण हजारों सालों से जातिवादी थे, कर्ण को, एकलव्य को शिक्षा ही नहीं लेने दी। अरे भाई, अब गीता प्रेस की महाभारत पढ़ो, ब्योरा एडिशन पढ़ो, साउथ नॉर्थ का कोई भी ट्रांसलेशन पढ़ लो, 1978 में पब्लिश हुई मृत्युंजय पढ़ लो जो शिवाजी सावंत ने लिखी थी कर्ण का महिमा मंडन करने के लिए। हर जगह स्पष्ट रूप से यही लिखा हुआ है कि कर्ण आचार्य द्रोण का ही शिष्य है, ब्रह्मास्त्र की शिक्षा के लिए वो भार्गव परशुराम के पास गया है। एकलव्य जो है वो मगध के सेनापति हिरण्यधनु का पुत्र है, क्षत्रिय है, तो जाति के नाम पर शिक्षा न देने का एंगल कहाँ से आ गया? और ये सब छोड़ो, सिर्फ कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। आज आप देखते हो आर्मी में डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सबको बेसिक वेपन ट्रेनिंग दी जाती है। तो उस जमाने में जो सूत सारथी रणभूमि में रथ लेकर निकला है, सामने वाला महारथी अपने दुश्मन को कमज़ोर करने के लिए सारथी पर भी भरपूर बाण चलाता है, तो क्या वो सारथी बिना उसकी ट्रेनिंग के रणभूमि में आ जाएगा? कोई सेंस है इस बात का? कॉमन सेंस की बात है भाई। ये मैक्स मूलर वगैरह जो भी थे ना, इन्हें संस्कृत आती थी। इन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों में इतनी मिलावट की कि हमें खुद ही उनसे नफरत हो गई है। वरना मनुस्मृति ही ये कहती है कि जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते, अर्थात जन्म से संसार का हर एक मनुष्य शूद्र है। उसका वर्ण, उसका प्रारब्ध, उसके अपने कर्म निर्धारित करते हैं। स्कंद पुराण भी यही कहता है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्यते। भगवत गीता का चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 13 भी यही कहता है, चातुर्य वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमापि माम विद्धि कर्तारमाव्यवम्। इसका अर्थ भी यही है। आप खुद सोचो ना, महापदम नंद, धनानंद क्या बिना क्षत्रियों के समर्थन के इतने बड़े सम्राट बन गए? सुहेल देव, दक्षिण में महाराज दंतिदुर्ग, जिन्होंने पहले चालुक्यों को हराया, फिर हिरण्य गर्भ यज्ञ द्वारा छत्रित्व धारण किया। मतलब कर्मों द्वारा छत्रित्व हासिल किया जा सकता है। जैसे महाराज दशरथ के दलित मित्र थे सुमंत, वो गुरुकुल में उनके साथ पढ़े थे और दशरथ ने उन्हें अपना महामंत्री बनाया, और उनके पुत्र श्री राम को ये कहकर बदनाम किया जाता है कि उन्होंने शंभूक को इसलिए मार दिया क्योंकि वो तपस्या कर रहा था। मतलब बड़े बड़े राक्षसों के तपस्या करने से प्रलय नहीं आई, प्राकृतिक आपदाएं नहीं आई, पर एक शूद्र के तपस्या करने से आपदाएं आने लगी। मतलब कुछ भी कहानी बना दी है, और लोगों ने संस्कृत में लिखा हुआ देख लिया तो ऑटोमेटिकली मान लिया कि वो सही है। क्यों भाई? भाषा ही है ना, बदलाव भी किए जा सकते हैं उसमें। सही बात। और आप कर्ण की बात करें तो बेशक कर्ण एक महान योद्धा है, पर उसकी महानता की कहानी जो है वो जाति का संघर्ष नहीं है। आप उद्योग पर्व पढ़ो, कर्ण कृष्ण संवाद, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कर्ण को एग्जैक्टली पता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव पक्ष में कौन जीवित रहेगा और कौरव पक्ष में कौन जीवित रहेगा। उसे पता है वो मारा जाएगा, एग्जैक्टली, कोई अजम्पशन नहीं है, एग्जैक्टली पता है उसको। फिर भी वो दुर्योधन का साथ देता है, ये उसकी महानता है। उसकी कहानी में जाति का कोई संघर्ष नहीं है, नेपोटिज्म से संघर्ष है। दोनों अलग चीज़ है। पर जाति के नाम पर लोगों पर अत्याचार तो हुए ही है ना।
बिल्कुल हुए हैं, पिछले 300-400 सालों में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा हुए हैं। देखिए, पिछले 500 सालों में हमारा समाज जो है ना वो बहुत बदल गया है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं होगा, शक्ति नहीं होगी, तो लोग आपको एक्सप्लॉइट करेंगे, आपका फ़ायदा उठाएंगे। ये दुनिया मॉरल साइंस की किताब से नहीं चलती। जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तुलसीदास की ये पंक्तियाँ साबित करती हैं कि 16वीं सदी में जातिवाद जो है, जो जन्म आधारित था, वो इतना ज़्यादा नहीं फैला था। क्योंकि तुलसीदास ने भी अपनी रामचरितमानस में निषाद राज हो गए, केवट हो गए, शबरी हो गए, इन सबको उच्च स्थान दिया है, नो डाउट। अंबेडकर जी की किताब द अनटचेबल्स कहती है कि छुआछूत जो है 8वीं सदी से पहले नहीं था, ये सब 8वीं सदी में शुरू हुआ है, वो भी कुछ विदेशी इतिहासकारों का रेफरेंस लेके। और ये छुआछूत बेसिकली चांडालों से थी, जो बीफ वगैरह खाते थे, नहाते धोते नहीं थे, गंदगी से रहते थे। और एक फाजिन, एक चाइनीज़ यात्री है फाजिन, उसने भी ये कहा है कि ये जो चांडाल थे उनके पास ये पूरा अवसर था कि वो रिडेम्पशन करके मॉन्क बन सकते थे। तो जन्म आधारित जातिवाद नहीं मिलता इसमें, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। हाँ, ये भ्रांतियाँ जो हैं सबसे पहले 11वीं सदी में अरबी लेखक अल बरूनी ने फैलानी शुरू की है। अच्छा। और वही धीरे धीरे समाज में फैलता गया है। और हम जो आज हज़ारों जातियों में माने जाते हैं कि ये कास्ट, वो कास्ट, वो कास्ट, तो ये 1901 के सेंसस में ऑफिशियली शुरू हुआ है। और ये किया है हर्बर्ट हॉप रिस्ले ने, वही अंग्रेज़ों का डिवाइड एंड रूल वाला गेम। पर इसमें कोई डाउट नहीं है कि जातियों के नाम पर जुल्म हुए हैं। पर इसकी वजह यह भी हो सकती है कि जब एक्सेसिव मुग़ल इन्फ्लुएंस की वजह से लोग अपने ही धर्म ग्रंथों से दूर होना शुरू हो गए हों, तो हो सकता है समाज में निकम्मे और अयोग्य लोगों की तादाद बढ़ी हो। और जो ये निकम्मे लोग होते हैं ना, अयोग्य लोग, इन्हें कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है खुद को श्रेष्ठ सिद्ध करने का। और खुद को श्रेष्ठ बताने के लिए ये किसी को तो नीचा दिखाएंगे। और यही वजह है कि आज हमारे समाज में हज़ारों जातियाँ हैं। देखिए, मैं मानता हूँ मनुष्य का स्वभाव है संगठन बनाना, पहले सुरक्षा के दृष्टिकोण से, फिर सम्मान की चाहत में, फिर शासन यानी डोमिनेंस की ज़िद में। मनुष्य का यही स्वभाव उससे तरक्की भी देता है और उसे विनाश की ओर भी ले जाता है। अंत में होना यही है। पर हमारे पास जब तक हमें सॉल्यूशन दिखते रहेंगे, हमें उस विनाश को टालना है। इसी स्वभाव की वजह से अलग अलग समाज बनता है और अंत में होता है संघर्ष, कभी शासन के लिए तो कभी अपना अस्तित्व बचाने के लिए। तो कंक्लूजन सीधा सा है कि अगर आपके पास ज्ञान नहीं होगा, शक्ति नहीं होगी, तो लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, आपको एक्सप्लॉइट करेंगे। आप एक सीधा सा एग्जांपल लो ना, गीता का वर्ण संकर वाला जो श्लोक है, उसका रेफरेंस लेकर कई लोग आपको कहते हुए दिख जाएंगे कि भाई 2 वर्णों में विवाह नहीं होना चाहिए, वर्ण संकर होता है, वर्ण मलिन हो जाता है। पर यह कोई नहीं बताता कि श्लोक नंबर 39 to 44 इन अर्जुन विषाद योग, वो श्लोक अर्जुन के हैं, वो वचन अर्जुन के हैं, वो शब्द जो हैं वो वासुदेव के नहीं हैं। तो उनके तर्क को काटना है तो आपको ज्ञानी बनना पड़ेगा। समाज को बचाना है तो गुरुकुल सिस्टम वापस लाना पड़ेगा। गुरुकुल सिस्टम पैरेलल जा सकता है मॉडर्न एजुकेशन के। आप खुद देखिए ना, रिसेंट खबर है कि एक गुरुकुल का ही बच्चा आईआईटी में भी गया है और उसके बाद नासा में भी गया है। अरे आप सिलेबस मत बदलो, कम से कम 15 मिनट का मेडिटेशन और आधे घंटे का योगाभ्यास मैंडेटरी कर दो। मत बदलो ना सिलेबस, ये बस मैंडेटरी कर दो, वरना भाई अंजाम बहुत बुरे होंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस समाज में बच्चे भी अपनी मासूमियत खोकर इतना भटक जाएं कि उनके लिए मौत की सज़ा ही सही लगे, तो उस समाज को प्रकृति क्षमा नहीं करेगी। और एक 7 साल के बच्चे का बलात्कारी बनना इसकी शुरुआत भर है। हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। समाज में जो भी होता है, जो कुछ भी होता है, उसका असर हमारे फैसलों पर पड़ता ही है। और यही वजह है कि आज लाखों लोग भारत छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है अराजकता फैली तो चाहे वो छोटे वर्ग का आदमी हो या अमीर से अमीर आदमी का कोई अपना, कोई भी इसका शिकार हो सकता है। इसलिए सिचुएशन बिगड़ जाए इससे पहले हमें उपाय करने होंगे। तो हमने इतिहास की बात की, कहानियों की बात की, जुडिशरी की बात की, समाज में क्या क्या बदलाव होने चाहिए इसके बारे में आपने विस्तार से अपने विचार रखे हैं, जो कि सही भी है। चिंता का विषय तो है ही। हमारे देश में कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याएं हैं, पर इसे हम सबको मिल के ही ठीक करना होगा। बिल्कुल।
तो खैर मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि आप ने उत्कर्ष श्रीवास्तव जी की बातें सुनी, आपको अच्छा लगा, जैसा भी लगा, पसंद आया, आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अपनी राय भी आप दीजिए, हमें भी उसे पढ़ के बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा, प्लस बातचीत एक चालू होगी। हमारा जो संकल्प है या हमारा जो नीयत है, हमारा इंटेंशन ही यही है कि एक बातचीत चालू हो इस बारे में। बाकी रणक्षेत्रम श्रृंखला और श्री बप्पा रावल श्रृंखला की पुस्तक जो उत्कर्ष श्रीवास्तव जी ने लिखी है वो आप जाके अमेज़न से ले सकते हैं। वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक। आप जाइए, उसे लीजिए, ख़रीदिए और पढ़िए। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, मैं स्वयं पढ़ रहा हूँ। बप्पा रावल तो खैर पढ़नी शुरू की है अभी, रणक्षेत्रम मैंने पढ़ रखी है, तो आप जाइए, आपको सच में बहुत आनंद आएगा। बाकी आपकी जर्नी और आपका पूरा सफ़र जो भी अब तक रहा है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ रहा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आने वाले टाइम में जो भी आप काम करें उसके लिए भी बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। आपको खूब सारा साहस और प्रेम। आप इसी तरह पुस्तकें लिखते रहिए, अपनी किताबें हम तक पहुंचाते रहिए, अपने कविताओं से हमारा मनोरंजन करते रहिए, यही बस हमारी चाहत है। तो फ़िलहाल के लिए हम अलविदा लेंगे हमारे दर्शकों से। आप भी उनको बोल दीजिए कि लाइक करिए, शेयर कीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ, तो चलते हैं, मिलते हैं फिर कभी दोबारा किसी पॉडकास्ट में या फिर कभी किसी और चर्चा में साथ में बैठेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।